हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पहली हेडिंग द डीएनए के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में हमने बता दिया था। इस चैप्टर में हम लोग द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम दैट इज द डीएनए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द डीएनए। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए जो है एक लॉन्ग पॉलीमर है जो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर डीएनए है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट। डीएनए की लेंथ कितनी होगी, डीएनए की लंबाई कितनी होगी, तो यूजुअली साधारणतः हम डिफाइन करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पे हम डीएनए के लेंथ को डिफाइन करते हैं। तो द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, या फिर अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर टू एज बेस पेयर, या फिर हम बेस पेयर के बेस पे कितने बेस पेयर उपस्थित हैं उनके बेस पे हम लेंथ ऑफ डीएनए को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए की लंबाई जो है यूजुअली इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करता है, या न्यूक्लियोटाइड्स पेयर का जो संबंध है वो बेस पेयर से है। यहां पे न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है वह किससे संबंध है, बेस पेयर से। मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं उस बेस पर भी आप लेंथ ऑफ डीएनए बता सकते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एज अ बेस पेयर। ठीक, दिस आल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेंथ ऑफ डीएनए जो है वह ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेंथ ऑफ डीएनए यह ऑर्गेनिज्म का एक विशेषता है, यह किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक विशेषता है, लेंथ ऑफ डीएनए। तो आपने देखा कि डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। डीएनए की लेंथ जो है वह नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करता है जो उसमें स्थित होता है। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बेस पेयर के रूप में कह सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का यह एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैक्टीरियोफेज known as 5x174 has 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफेज जिसे हम 5x174 कहते हैं उसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक दूसरा बैक्टीरियोफेज है जिसे लैम्डा कहा जाता है, उसके पास 48,502 बेस पेयर हैं। ठीक है, एस्चेरिया कोलाई हैज 4.6 into 10 power 6 बेस पेयर and haploid content of human DNA is 3.3 into 10 power 9 बेस पेयर। तो आप देख रहे हैं कि एक बैक्टीरियोफेज जिसे 5x174 कहते हैं,
इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि एक दूसरा बैक्टीरियोफेज है जिसे लैम्डा कहते हैं, इसके पास 48,502 बेस पेयर हैं। ठीक है, तो बेस पेयर के बेस पे, न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पे हम डीएनए के लेंथ को निर्धारित करते हैं, और यह डीएनए का लेंथ जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एस्चेरिया कोलाई की बात करें, ई कोलाई की, तो इसके पास नंबर ऑफ बेस पेयर है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। एस्चेरिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। और ह्यूमन की बात करें तो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन्स के हैप्लॉइड में, जो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए है उसमें बेस पेयर होते हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो यह आपको लर्न किए रहना है। यहां पे बेस पेयर के बारे में पूछा जा सकता है कि ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर होते हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास कितने बेस पेयर हैं, 5x174 के पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ओके, लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर। ठीक है, आइए अब हम लोग ह्यूमन डीएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देखें ध्यान से। लेट अस recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain, DNA और RNA। ठीक है, तो आइए संक्षेप में हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए या आरएनए के बारे में बात करते हैं। लेट अस recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain। ठीक है, तो आइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए या आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को संक्षेप रूप में, रिकैपिटुलेट रूप में स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं न्यूक्लियोटाइड के पास? पहला है और नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड है और पेंटोज शुगर, और थर्ड है फास्फेट ग्रुप। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है आपका पेंटोज शुगर, और तीसरा है फास्फेट ग्रुप। अब पेंटोज शुगर जो हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। राइबोस इन द केस ऑफ आरएनए, आरएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होता है वह होता है राइबोस, जबकि डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होता है वह होता है डीऑक्सी राइबोस। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस ये आपके पेंटोज शुगर हैं। राइबोस की फार्मूला की अगर बात किया जाए, राइबोस का फार्मूला क्या होता है, तो C5H10O5, C5H10O5 यह राइबोस का फार्मूला है। एक ऑक्सीजन कम होगा तो डीऑक्सी राइबोस हो जाएगा। C5H10O4 एक ऑक्सीजन कम हुआ तो डीऑक्सी राइबोस। तो अब आप देख रहे हो कि जो पेंटोज शुगर हैं यह 2 तरह के हैं, एक है राइबोस शुगर और एक है डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन कम होता है, एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर की तुलना में।
तो हम लोग पहले डीऑक्सीराइबोस शुगर की स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसका फार्मूला होता है C5H10O4। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर है आपका एक डीऑक्सीराइबोस शुगर का, जिसमें सेकेंड नंबर पे कार्बन के पास एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। राइबोस के स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो वहां पे सेकेंड नंबर कार्बन के पास एक ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, यहां पे H की जगह OH रहेगा, यही डिफरेंट होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है यह 5 कार्बन का रिंग है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, यह 4 कार्बन का रिंग आप देख रहे हैं और यह 5 कार्बन ऊपर है। ठीक, पहले नंबर वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तीसरे नंबर वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, 5वें नंबर वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। तो पहले, तीसरे और 5वें कार्बन से OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। किसमें? डीऑक्सीराइबोस शुगर में। अगर राइबोस शुगर होगा तो पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें में OH ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, राइबोस शुगर की अगर बात करें, राइबोस शुगर जिसका फार्मूला होता है C5H10O5, राइबोस C5H10O5, इसके फिगर में आप ध्यान दें तो आप देखें पहले नंबर कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर वाले से OH जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। ठीक, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन का अंतर है। राइबोस शुगर में आप देख रहे हैं दूसरे नंबर वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में दूसरे नंबर वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर आप ध्यान दें, क्योंकि आने वाले जो फास्फेट ग्रुप होंगे वह पहले वाले कार्बन से आके जुड़ेंगे, OH ग्रुप हटेंगे, यहां पे जुड़ेंगे, और फिर आप देखेंगे कि 5वें नंबर कार्बन का OH ग्रुप हटेगा और यहां पे आके एक फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो पहले और 5वें नंबर से आके फास्फेट ग्रुप जुड़ेंगे। ठीक है, इसकी आगे चर्चा की जाएगी। तो अभी तक हमने बात की आपसे राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट अस recapitulate द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA और RNA। ठीक है, तो आइए संक्षेप में हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA RNA के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने देखा, और न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पेंटोस शुगर होता है और फास्फेट ग्रुप होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो हैं वह 2 तरह के होते हैं। अभी आपने देखा पेंटोस शुगर 2 तरह के थे, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। पेंटोस शुगर 2 तरह के हो गए। अब नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। एक को कहा जाता है प्यूरिन्स, एक को कहते हैं पायरिमिडिन्स। तो नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक को कहेंगे प्यूरिन्स और दूसरे वाले को कहेंगे पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में कौन कौन आते हैं? तो प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन और गुआनिन। प्यूरिन के हिस्से हैं एडेनिन एंड गुआनिन, जिसको कैपिटल ए और कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडेनिन और गुआनिन जो हैं प्यूरिन बनाते हैं, इनको प्यूरिन्स कहा जाता है। जो पायरिमिडिन्स हैं उसमें आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये तीनों को पायरिमिडिन्स कहा जाता है, जिसको संक्षेप में कैपिटल सी, कैपिटल यू और कैपिटल टी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है, जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, वह 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस से बने हैं।
एक को कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन्स। ठीक, आगे देखते हैं। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो साइटोसिन जो है, जो कि पायरिमिडिन है, वह आरएनए में भी पाया जाता है और डीएनए में भी पाया जाता है। तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ आरएनए एंड डीएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। जबकि थायमिन जो है केवल डीएनए में पाई जाती है। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। थायमिन जो है आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमिन जो है आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। देखें ध्यान से, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। यूरेसिल जो है वह आरएनए में पाया जाता है थायमिन की जगह पे। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। किसकी जगह पे? थायमिन की जगह पे। थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है, थायमिन डीएनए में पाया जाता है। ठीक है। साइटोसिन दोनों में पाया जाता है, आरएनए और डीएनए में। तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है यह जो नाइट्रोजनस बेस हैं वह पेंटोज शुगर से जुड़ते हैं। नाइट्रोजनस बेस का पेंटोज शुगर से जुड़ने के बारे में हम लोग बात करेंगे। नाइट्रोजनस बेस जो हैं, जो एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं यह पेंटोज शुगर से किस पोजीशन पे जुड़ते हैं, किस बांड से जुड़ते हैं, उनके लिंकेज को क्या कहते हैं, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ कार्बन नंबर 1 पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। देखिए ध्यान से, यह पेंटोज शुगर है 1 2 3 4 5, यह पेंटोज शुगर है। उसके कार्बन नंबर 1 से यह आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है। यह भी आप पेंटोज शुगर है, इसके कार्बन नंबर 1 से जुड़ रहा है। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये आप देखें ध्यान से, हर जगह कार्बन नंबर 1 से ही आप देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहे हैं। ठीक है। किसके प्लेस पे? OH के जगह पे। OH देखें, कार्बन नंबर 1 से OH जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 1 पे OH जुड़ा हुआ है, यह हटेगा, इसके जगह पे आके नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे। ठीक है। तो यह बातें कही जा रही हैं। और नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH। नाइट्रोजनस बेस जो है, कार्बन नंबर 1 जो है पेंटोज शुगर का, जहां पे OH है वहां पे आके नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे। ठीक है। थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो जुड़ रहे हैं इस जुड़ाव को कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के OH प्लेस पे एक नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ता है। ठीक है। इस जुड़ाव को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है।
एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। और इस तरह से बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? फॉर्म और न्यूक्लियोसाइड। अब देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं कह रहे हैं हम, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो जब एक पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना। सच एज एडेनोसिन, ठीक है, ठीक है, आर डी ऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। एडिनोसिन के जुड़ने से, एडेनिन के जुड़ने से एडेनोसिन बनेगा या डी ऑक्सी एडेनोसिन। जो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे उसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन आर डी ऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। एडेनोसिन कब होगा, डी ऑक्सी एडेनोसिन कब होगा? यह डिपेंड करेगा कि आपका पेंटोज शुगर कौन है। पेंटोज शुगर अगर राइबोज है तो एडेनोसिन, पेंटोज शुगर अगर डी ऑक्सी राइबोज है तो डी ऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। तो अगर राइबोज पेंटोज शुगर से एडेनिन जुड़ता है तो एडेनोसिन बनेगा। अगर डी ऑक्सी राइबोज शुगर से एडेनोसिन जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है, तो डी ऑक्सी एडेनोसिन बनेगा, ठीक है। तो सच एज एडेनोसिन आर डी ऑक्सी एडेनोसिन, ग्वानोसिन आर डी ऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन आर डी ऑक्सी साइटिडीन, एंड यूरिडीन आर डी ऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। यूरिडीन या फिर डी ऑक्सी थाइमिडीन बनेगा। यह सब क्या होंगे? ये सब होंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड राइबोज शुगर से या डी ऑक्सी राइबोज शुगर से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनता है, जिनका नाम आपने देखा एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन या फिर डी ऑक्सी एडेनोसिन, डी ऑक्सी ग्वानोसिन, डी ऑक्सी साइटिडीन, डी ऑक्सी थाइमिडीन हुआ, ठीक। तो कार्बन नंबर 1 से अब जो है जुड़ चुके हैं, कार्बन नंबर 1 से जुड़ चुके हैं एक नाइट्रोजन बेस और बन गया है न्यूक्लियोसाइड। अब कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप के जगह पे एक फास्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा 5 नंबर वाले कार्बन से, ठीक है। यह आपने पढ़ा था 5 नंबर वाले कार्बन के पास OH ग्रुप है, यह हटेगा, इसके जगह पे एक आके फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। अब उसकी बात हम लोग करेंगे, देखें ध्यान से। when a phosphate group is linked to OH of 5 number carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed, okay? तो अब आप देख रहे हो कि एक फास्फेट ग्रुप जो है वह 5वें नंबर कार्बन के OH ग्रुप के जगह पे आके जुड़ जाता है, जिससे न्यूक्लियोसाइड का नाम बदल के न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। और यह जो जुड़ाव है इसे हम फास्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं, फास्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं। तो 5 नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप का जुड़ने से जो लिंकेज बनता है उसे फास्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं। और इससे पहले आपने देखा था कार्बन नंबर 1 के OH की जगह पे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ने से जो लिंकेज बना था उसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहे थे, उसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहे थे। और यहां पे हम कह रहे हैं फास्फोएस्टर लिंकेज।
अ करेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। ठीक है, अब जो है न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो शुगर के एक नंबर कार्बन से बेस जुड़ने से, नाइट्रोजनस बेस जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब बेस जुड़ने के बाद यदि इसी से 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो अब इसको न्यूक्लियोसाइड न कह के अब इसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो यह जो फिगर आप देख रहे हैं यह एक न्यूक्लियोटाइड का फिगर है, जिसमें पहले नंबर कार्बन से एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा है और 5वें नंबर कार्बन से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। पहले नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जो है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट जो है वह फास्फोएस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आपने देखा करेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म आर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। अब यह डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा कि न्यूक्लियोटाइड होगा, यह डिपेंड करता है कि कौन सा शुगर है उपस्थित। ठीक है, अगर राइबोस शुगर है तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेगा। यह डिपेंड करता है कि कौन सा शुगर है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनेगा कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, यह डिपेंड करेगा शुगर पे, कि शुगर राइबोस है कि डीऑक्सी राइबोस है। आगे देखें ध्यान से, द टू न्यूक्लियोटाइड। अब यह दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड। देखें ध्यान से, जैसे यह न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा है, यह आपका पेंटोज शुगर था जिसके पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस, 5वें कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है। उसी तरह यह बगल वाला भी शुगर है, उससे भी एक नंबर से नाइट्रोजन बेस, 5 नंबर से फास्फेट ग्रुप जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया है। इस तरह से जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, कहां कहां पे? तीसरे नंबर वाले कार्बन से और 5वें नंबर वाले कार्बन से। द टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू। जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक होंगे, किसके थ्रू? 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से यह डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा इन दो लोगों के जुड़ने से। ठीक है, और यह 3 और 5 पोजीशन पे आपस में जुड़ गए हैं, तो इसे हम कहेंगे 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो इस तरह से 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू डाई न्यूक्लियोटाइड बन गए। इसी तरह से एक और आके जुड़ जाएगा 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से, तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इस तरह और जुड़ जाएगा तो जुड़ते जुड़ते पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो आप यह फिगर जो देख रहे हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, यह एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं 3 to 5 फास्फो डाइएस्टर लिंकेज के थ्रू। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। More nucleotide can be joined in such manner to form polynucleotide। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसी मैनर में जुड़ते चले जाएंगे और बनेगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो यह फिगर आप देख रहे हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। A polymer thus form has at one end। पॉलीमर जब बन जाएगा तो इसका एक किनारा कैसा होगा, इसका एक इंड कैसा होगा? पॉलीमर बन गया तो इस पॉलीमर का एक किनारा कैसा होगा, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं।
हम लोग बात कर रहे हैं 5 इंड की और 3 इंड की। A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5 end। 5 इंड पे आप देखें इस पॉलीमर के, ठीक है, एक फास्फेट का इंड रह जाता है, एक हिस्सा रह जाता है, ठीक है। तो अ पॉलीमर दिस फॉर्म, यह जो पॉलीमर बना है, जो पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है, इसके 5वें, अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज एट वन इंड, इस पॉलीमर के एक किनारे पर, एक इंड पे, अ फ्री फास्फेट मोइटी, एक फ्री फास्फेट मोइटी है, एक फास्फेट का हिस्सा है, एट 5 इंड। और इसी को क्या कहेंगे? 5 इंड कहेंगे, ठीक है। आप राइबोज शुगर, राइबोज शुगर के 5 इंड पे एक, ठीक है, फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है 5 इंड पे, विच इज फॉर्म एज 5 इंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का 5 इंड बनाएगा। इसी तरह से इधर की अगर बात की जाए, दूसरे इंड की, इस साइड में, सिमिलरली एट द अदर इंड ऑफ द पॉलीमर द राइबोस हैज ए फ्री 3 इंड OH ग्रुप विच इज रिफर्ड टू एज 3 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। यहां पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन से एक OH ग्रुप फ्री है। अदर इंड ऑफ द पॉलीमर द राइबोज हैज ए फ्री 3 इंड OH ग्रुप। दूसरे तरफ आप देख रहे हैं राइबोज ग्रुप के 3 इंड पे, 3 कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है, विच इज रिफर टू एज 3 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का 3 इंड कहते हैं, ठीक है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के 2 इंड होते हैं, एक होता है 3 इंड और एक होता है 5 इंड। 3 इंड में कार्बन नंबर 3 से OH ग्रुप फ्री होता है, और 5 इंड में कार्बन नंबर 5 से फास्फेट ग्रुप फ्री होता है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में 2 इंड होते हैं, एक होता है 5 इंड और एक होता है 3 इंड, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ। अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज ए 1 इंड ऑफ फ्री, ठीक है, फास्फेट मोइटी, एक सिरे पर फास्फेट का एक हिस्सा पड़ा हुआ है, ठीक है। फास्फेट मोइटी, मोइटी मतलब हाफ रेसिड्यू, अवशेष हिस्सा, ठीक है। फास्फेट मोइटी एट 5 इंड ऑफ शुगर विच इज रिफर टू एज 5 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, ठीक है, जिसे हम 5 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कहते हैं। इसी तरह से सिमिलरली एट द अदर इंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज अ फ्री OH, ठीक है। पॉलीमर के दूसरे सिरे पर OH ग्रुप फ्री है 3 नंबर वाले कार्बन से। एट द अदर इंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज ए फ्री OH ऑफ 3 कार्बन ग्रुप विच इज रिफर्ड टू एज 3 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, ठीक है। उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का 3 इंड कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के 2 इंड होते हैं, एक 5 इंड होता है और एक 3 इंड होता है। 5 इंड में 5वें नंबर कार्बन से, शुगर के 5वें नंबर कार्बन से एक फास्फेट ग्रुप का हिस्सा होता है, और 3 इंड पे शुगर के तीसरे नंबर वाले कार्बन से एक OH ग्रुप फ्री होता है। द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फास्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का जो बैकबोन होता है, जो मजबूती देने वाला पार्ट होता है, बैकबोन होता है, वह शुगर और फास्फेट की वजह से होता है। जैसे आप सीधे खड़े हैं, सीधे बैठे हैं, तो आपके बॉडी में भी एक बैकबोन है जिसकी वजह से आप सीधे हैं। आपको एक फोर्स मिल रहा है सीधे खड़े होने के लिए,
उसी तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का स्ट्रक्चर मिलने के लिए बैकबोन की जरूरत होती है, और वह बैकबोन बनाता है सुगर और फास्फेट। द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज फॉर्म ड्यू टू सुगर एंड फास्फेट्स। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू सुगर, जो नाइट्रोजनस बेस हैं प्यूरिन और प्राइमिडीन, जो कि शुगर से जुड़ते हैं, शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, यह भी बैकबोन में अपनी आधी हिस्सेदारी देते हैं। मोइटी प्रोजेक्ट हाफ पार्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, उसको बैकबोन, उसको मजबूती कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आप देख रहे हैं शुगर, फास्फेट, और यहां तक कि शुगर से जुड़ा हुआ नाइट्रोजनस बेस भी बैकबोन प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, तो द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फास्फेट्स। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। फिगर नंबर 5.1। ठीक है, तो फिगर नंबर 5.1 की बातें कह रहा है, जिसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया है। इस फिगर को हमने दिखाया था, फिर से आप इस फिगर को देख लें। आप देख रहे हैं कि यह एक शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है। इस शुगर में आप देख रहे हैं कि पहले नंबर कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब एक शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब इसी से 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, जब इसी तरह से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में तीसरे नंबर कार्बन और 5वें नंबर कार्बन से आपस में जुड़ जाते हैं 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू, तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इसी तरह से बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के, ठीक है, एक हिस्से पर, एक सिरे पर 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप का एक हिस्सा फ्री होता है, इसलिए इसे 5 इंड कहा जाता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का तीसरे नंबर कार्बन का OH ग्रुप फ्री होता है, इसलिए इसको एक 3 इंड कहा जाता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के 2 इंड होते हैं, एक होता है 5 इंड और एक होता है 3 इंड। ठीक है, शुगर से नाइट्रोजनस बेस जो जुड़ते हैं उस जुड़ाव को यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, और 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप जो जुड़ते हैं उसे फास्फोएस्टर लिंकेज कहा जाता है। और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो इसे 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहा जाता है। यहां तक सबको क्लियर होगा? स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं आरएनए की। अभी तक जो भी हमने बातें कहा वह डीएनए की कहा, अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं आरएनए की। ध्यान से समझिएगा। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन इन द राइबोस। आरएनए में सारी व्यवस्थाएं डीएनए की तरह होती है, केवल एक चेंज यह होता है कि कार्बन नंबर 2 पे, राइबोस में कार्बन नंबर 2 पे एक OH ग्रुप जुड़ जाता है। यस तो होता ही है, केवल O बढ़ जाता है, यह होता है। फिगर आप देखें, राइबोस में जो कि आरएनए के बनने में पार्टिसिपेट करेगा, इसमें सारी व्यवस्थाएं जो है न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू की तरह है, केवल कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है,
मतलब कार्बन नंबर 2 से जो H जुड़ा हुआ था अब यहां पर OH हो जाएगा, राइबोज में एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और फार्मूला C5H10O5 हो जाएगा। तो आपने देखा इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन इन द राइबोस। ठीक है, राइबोस के सेकेंड पोजीशन पे एक एडिशनल OH ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की सेकेंड कार्बन पोजीशन पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्थित होता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। आरएनए में आपने पढ़ा कि थाइमीन नहीं पाया जाता है, इसके जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 5 मिथाइल यूरेसिल जो है थाइमीन का एक दूसरा रासायनिक नाम है। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल मिलता है और 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमीन का एक दूसरा रासायनिक नाम है। 5 मिथाइल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं डीएनए के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, डीएनए के बारे में देखते हैं ध्यान से। हाँ तो स्टूडेंट्स, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या है? डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए जो होता है वह एसिडिक सब्सटेंस है, यह एसिड की तरह बिहेव करता है। डीएनए न्यूट्रल नहीं है, डीएनए बेसिक नहीं है। डीएनए जो है एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, was first identified by फेडरिक मिक्सचर इन 1869। ठीक है, तो फेडरिक मिक्सचर के द्वारा 1869 में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को आइडेंटिफाइड किया गया था। फेडरिक मिक्सचर ने 1869 में न्यूक्लियस में मिलने वाले एसिडिक सब्सटेंस डीएनए की खोज की थी। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फेडरिक मिक्सचर इन 1869। ही नेम इट एज न्यूक्लिन। उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन दिया था। ठीक है, फेडरिक मिक्सचर ने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, ठीक है, फिर भी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इसे डीएनए से बाहर, इसे न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाना, इसको अलग किया जाना संभव नहीं हो पाया। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस लंबे पॉलीमर को, मतलब डीएनए को आइसोलेट करना, अलग निकाल लेना संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? टेक्निकल लिमिटेशन थे। उस समय वह सुविधाएं नहीं थी जिससे हम न्यूक्लियस से डीएनए को अलग कर लें। तो टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से डीएनए को आइसोलेट नहीं किया जा सका। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेशन सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड
इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि काफी लंबे समय बाद इस डीएनए को इलुसिडेट किया गया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाई। ऐसे लंबे पॉलीमर को तकनीकी कमियों के कारण अलग करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। द इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इसको आइसोलेट करना, इसको अलग करना टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से संभव नहीं था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रेडरिक मेस्चर ने 1869 में न्यूक्लियस में मिलने वाले एसिडिक सब्सटेंस डीएनए की खोज की थी और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। और ऐसे लॉन्ग पॉलीमर, ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर को टेक्निकल कमियों के कारण आइसोलेट करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब टाइम बीतता गया, समय आया। इट वॉज ओनली इन 1953। ठीक है, अब समय आ गया 1953। फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में यह बता दिया था कि केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो कि एसिडिक है, लेकिन इसको निकाल पाना संभव नहीं था। समय आया 1953। इट वॉज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक थे। समय था 1953। बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रसेल एंड फ्रैंकलिन, आप देख रहे हैं कि इस डीएनए का एक्सरे किया गया है। इस डीएनए का एक्सरे किया गया किसके द्वारा? मॉरिस विल्किंस और रसेल एंड फ्रैंकलिन के द्वारा। मॉरिस विल्किन और रसेल एंड फ्रैंकलिन ने इस डीएनए का एक्सरे किया और उस एक्सरे के डाटा के बेस पे, उस एक्सरे में जो दिख रहा था, जो डिफ्रैक्शन था, जो डाटा मिला था उस एक्सरे से, उसके बेस पे 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने proposed a very simple but famous double helix model of the structure of DNA। एक वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रस्तुत किया गया जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का एक्सरे किया और इस एक्सरे के डाटा के बेस पे, ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज a simple but famous double helix model of the structure of DNA। ठीक है, इस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो मॉडल दिया था वो छपा था किस जर्नल में? नेचर में, अप्रैल के इशू में। अप्रैल जो एडिशन था, अप्रैल का जो इशू छपा था जनरल नेचर का, उसमें यह छपा था। It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data,
produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, propose a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. ठीक है, और इसे छापा गया था जनरल में, जिसका नाम था नेचर, और यह इशू हुआ था अप्रैल के एडिशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। स्टूडेंट, नोबेल प्राइज मिला था इनको, नोबेल प्राइज। फ्रांसिस क्रिक, वाटसन, बेलकिंस, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। नोबेल प्राइज इनको मिला था। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन was base pairing between the two strand of polynucleotide chain. ठीक है, वन ऑफ द हॉलमार्क। अब आप देख रहे हैं यह एक पहचान बन गया है, हॉलमार्क बन गया है, हॉलमार्क, पहचान, सैंपल। ठीक है, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के जो दो स्टैंड हैं, ये आपस में पेयरिंग करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो स्टैंड आपस में पेयरिंग करते हैं, आपस में लिपट जाते हैं। यह उनकी पहचान है, हॉलमार्क है। ठीक है, देखें फिगर, आप देखें, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन आप देख रहे हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा चेन है, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा चेन है, यह पहला, ठीक है, यह चेन है। यह दोनों जो चेन हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, यह आपस में लिपट जाते हैं। यह उनकी पहचान है। यह है आपका डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था 1953 में। आइए पढ़ते हैं उनके बारे में, देखें ध्यान से। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो आप देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के दो जो स्टैंड हैं, उनके बीच में बेस पेयर की उपस्थिति एक बहुत बड़ा प्रमाणित श्रृंखला है। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाउएवर, फिर भी दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन the observation of Erwin Chargaff that for a double stranded DNA। फिर भी यह जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह एरविन चारगाफ के जो ऑब्जर्वेशन थे उसको फॉलो करता है। एरविन चारगाफ ने जो अपनी थियरी दी थी, उस थियरी को, उस रूल को डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है फॉलो करता है, उस पर आधारित है। एरविन चारगाफ ने क्या बातें कही थी जिसको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए फॉलो कर रहा है? उन्होंने कहा था द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोनिन आर कांस्टेंट। एरविन चारगाफ ने अपने थियरी में कहा था कि एडेनिन थाइमिन का जो रेशियो है, ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो जो है वह कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। एरविन चारगाफ 1950 की बात है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया गया था, 1953 में। लेकिन उससे पहले 1950 में एरविन चारगाफ ने अपना रूल दिया था। उन्होंने कहा कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होते हैं
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होते हैं, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्यूरिन्स जो होते हैं वह पिरिमिडिन्स के बराबर होते हैं। एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यह जो होगा इज अ स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के लिए यह फिक्स होगा। स्पीसीज चेंज करेंगे तो A प्लस टी बाई जी प्लस सी का रेशियो बदल जाएगा। यह किसी भी स्पीसीज के लिए फिक्स होगा। A प्लस टी इज नॉट इक्वल टू जी प्लस सी। A प्लस टी जो होगा, एडेनिन थाइमिन का एडिशन जो होगा, जो योग होगा, वह G प्लस सी के योग के बराबर नहीं होगा। यह बातें इरविन चारगाफ ने 1950 में दी थी। तो 1953 में जो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया गया था, वह इरविन चारगाफ के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, देखते हैं आगे। आपने देखा कि डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया है वह हॉलमार्क है, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन ऑफ बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो स्टैंड का जो बेस पेयर जुड़े हुए हैं, उनके पोजीशन की एक पहचान है। फिर भी यह प्रोपोजिशन जो है यह आधारित है इरविन चारगाफ के रूल पे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए जो दिया गया है, द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन। द बेस पेयरिंग confers a very unique property to polynucleotide chain। अब आप देख रहे हैं कि जो बेस पेयरिंग है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, यह एक यूनिक प्रॉपर्टी है। द बेस पेयरिंग कन्फर्म, बेस पेयरिंग जो है यह कन्फर्म करता है। इट इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का यह एक यूनिक प्रॉपर्टी है। द बेस पेयरिंग कन्फर्म्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो बेस पेयरिंग है एक स्टैंड का दूसरे स्टैंड का, वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इसका मतलब है कि प्यूरिन पेयर विथ पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन जो पेयर हैं वह पिरिमिडिन्स के साथ पेयर बनाएंगे। प्यूरिन पिरिमिडिन्स की पेयरिंग जो होगी प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन पेयर और पिरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन आएंगे। अ पेयर विथ थाइमिन, ठीक है, अ पेयर विथ थाइमिन, एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन। एडेनिन जो है थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा। एडेनिन किसके साथ बनाएगा? थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसी को कंप्लीमेंट्री कहेंगे। तो अगर आपको एक स्टैंड के नाइट्रोजन बेस पता है तो आप दूसरे स्टैंड के नाइट्रोजन बेस को बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अगर आपको एक स्टैंड का पता हो गया कि इधर एडेनिन है, तो आप जान जाएंगे कि दूसरे उसके सामने वाला थाइमिन होगा।
अगर इधर थाइमीन है तो सामने वाला एडेनिन होगा, अगर इधर ग्वानिन है तो सामने वाला साइटोसिन होगा, अगर सामने साइटोसिन है तो उसके सामने वाला ग्वानिन होगा। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। द बेस रेशियो एडेनिन प्लस थाइमीन अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वानिन में वेरी इन डीएनए ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में